तो आइए अब हम जानते हैं वृत्त की जीवा के बारे में। अब ये जीवा क्या चीज है? मान लीजिए हम वृत्त के ऊपर कोई दो बिंदु लें, वृत्त के ऊपर, वृत्त के अभ्यंतर या बहिर्भाग में नहीं, वृत्त के ऊपर। मान लीजिए ये दो बिंदु हैं P और Q, और मैं एक रेखाखंड से इन दोनों को मिला देती हूँ। तो ये जो रेखा प्राप्त हुई PQ, ये इस वृत्त के लिए एक जीवा है। जीवा एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त के ऊपर आने वाले किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाता है। मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है A और यहाँ B, इसे मिला दूं तो यह भी एक जीवा प्राप्त हुई। तो एक वृत्त पर आप कितनी जीवाएं बना सकते हैं? जितनी मर्जी, अनंत। इसी प्रकार से आप जितनी मर्जी जीवाएं बना सकते हैं। यहां इस वृत्त का केंद्र है। यदि मैं एक रेखा यहां ऐसे लगाऊं जो वृत्त के एक किनारे से होती हुई वृत्त के दूसरे किनारे तक जाए, मान लीजिए M और N, ये केंद्र से गुजर कर जा रही है, तो क्या यह भी एक जीवा है? बिल्कुल है। जीवा की परिभाषा कहती है कि वृत्त के ऊपर आने वाले किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाया जाए तो हमें एक जीवा प्राप्त होगी। तो यहाँ वृत्त के ऊपर M और N दो बिंदु हैं, इन्हें मिलाया तो हमें जीवा प्राप्त हुई, किंतु यह जीवा केंद्र से होकर गुजर रही है। यह एक खास तरह की जीवा है। इसे हम और क्या कहते हैं? आपने इसके बारे में अभी पढ़ा। इसे हम व्यास भी कह सकते हैं। आप कोशिश कीजिए एक ऐसी जीवा बनाने की जो कि व्यास से लंबी हो, आप नहीं बना पाएंगे। तो व्यास ही किसी वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। तो आपको इस वृत्त में पहचानना है कि ये जो रेखाखंडों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन सी एक जीवा है, कौन सी त्रिज्या है और कौन सा व्यास है। तो सबसे पहले है HG। क्या ये एक जीवा है? बिल्कुल, यह एक जीवा है। क्या DE भी जीवा है? DE भी एक जीवा है। क्या IF भी जीवा है? IF ये वृत्त के ही दो बिंदुओं को मिला रही है, किंतु ये केंद्र से भी होकर गुजर रही है। तो क्या यह एक जीवा है? बिल्कुल है। ये वृत्त का व्यास भी है, किंतु व्यास भी सबसे बड़ी जीवा ही है। OC, क्या OC भी एक जीवा है? नहीं, OC केंद्र से होकर वृत्त तक पहुंच रही है, तो यह वृत्त पर आने वाले दो बिंदुओं को नहीं मिला रही, तो यह उसकी त्रिज्या है। त्रिज्या को हम R से दर्शा सकते हैं। AB, क्या AB एक जीवा है? बिल्कुल है। यह इस वृत्त का व्यास भी है लेकिन जीवा भी है। व्यास के लिए हम D का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यह डायामीटर यानी व्यास भी है। इसी प्रकार से IF को भी D भी लिखा जा सकता है। OF, क्या OF भी एक जीवा है? नहीं, वह भी केंद्र से होकर वृत्त तक पहुंची, तो यह भी केवल एक त्रिज्या है। आशा है आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं वृत्त की चाप के बारे में। हमने पहले भी बात की थी कि हम एक प्रकार से वृत्त की चाप भी बना सकते हैं। अब ये चाप क्या चीज है? ये एक पूरा वृत्त है। यदि इसे मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दूं, मान लीजिए ये बिंदु A और ये बिंदु B, यदि इसे इतना काट दिया जाए तो ये जो AB भाग है, यह वक्र, इसे हम कहेंगे इस वृत्त की एक चाप। और इसे लिखते कैसे हैं? AB के ऊपर यूं एक वक्र का निशान, तो यह है एक चाप AB। अब यदि आप ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इन दो बिंदुओं ने असल में इस वृत्त को दो चापों में बांटा है। ये लघु चाप AB और ये इतनी बड़ी चाप, यह भी AB। तो इस भाग को हम कहेंगे लघु चाप और इस बड़ी चाप को हम बोलेंगे दीर्घ चाप। लघु चाप को लिखने के लिए हम AB के ऊपर ऐसा वक्र बनाते हैं, और दीर्घ चाप को दर्शाने के लिए क्या करें? यदि AB के ऊपर ही यूं वक्र बनाया जाए तो कैसे पता चलेगा कि लघु कौन सी और दीर्घ कौन सी? तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं एक और पॉइंट है। तो हम दीर्घ चाप को लिखने के लिए ACB ऐसे लिखेंगे। यदि कुछ और ना कहा गया हो और AB के ऊपर इस प्रकार का वक्र बना हो, तो इसका अर्थ है कि लघु चाप के बारे में बात की जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कौन सी लघु चाप। इसी प्रकार से यदि आप A और C बिंदु को देखें तो यहाँ AC लघु चाप है और ये वाली बड़ी यानी कि ABC ये इसी वृत्त की दीर्घ चाप है। तो यहाँ देखिए एक वृत्त और इस पर तीन बिंदु हैं A, B और L। यदि लघु चाप है AB, तो क्या आप उसके संगत दीर्घ चाप का नाम बता सकते हैं? ये दीर्घ चाप होगी यहां से यूं, तो इसका नाम होगा ALB, चाप ALB। तो यहाँ AB लघु चाप है और ALB इसकी दीर्घ चाप है। अब बताइए
कि दी गई आकृति में चाप AB क्या है, लघु चाप, दीर्घ चाप या अर्धवृत्त? लघु चाप, बिल्कुल सही। और चाप ALB क्या है, लघु चाप, दीर्घ चाप या अर्धवृत्त? यह दीर्घ चाप है। अब यदि बिंदु A व B एक व्यास के किनारे हों तो इस व्यास के दोनों ओर बनी चापों को आप क्या कहेंगे, लघु चाप, दीर्घ चाप या अर्धवृत्त? क्या उन दोनों को लघु कह सकते हैं या दोनों को दीर्घ कह सकते हैं? नहीं, वे दोनों बराबर होंगी, पूरे वृत्त का बिल्कुल आधा, तो हम उन्हें कहेंगे अर्धवृत्त। आधा वृत्त, तो सही उत्तर है अर्धवृत्त। तो आइए अब जानते हैं वृत्तखंड के बारे में। मान लीजिए एक वृत्त पर दो बिंदु हैं L और M। यदि मैं इन्हें एक सीधे रेखाखंड से मिला दूं, मान लीजिए, तो इस रेखाखंड ने इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट दिया। यहां एक ये छोटा खंड और ये एक बड़ा खंड, तो इसे हम कहेंगे इस वृत्त के खंड। यह होगा लघु वृत्तखंड और यह पूरा हिस्सा होगा दीर्घ वृत्तखंड। तो क्या वृत्त को काटने का यही एक तरीका है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड? यदि बिल्कुल बीच से काटा जाए तो दो अर्ध वृत्तखंड। क्या और भी कोई तरीका है? बिल्कुल है, जैसे हम केक को काटते हैं। यह है इस वृत्त का केंद्र। मान लीजिए इस केंद्र से वृत्त तक एक रेखा खींची और फिर इस केंद्र से यहाँ एक और रेखा खींची, तो अब ये जो टुकड़ा बना ये केक की तरह लग रहा है, इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। यदि त्रिज्याओं का प्रयोग करके एक वृत्त को कुछ हिस्सों में बांटा जाए तो उन हिस्सों को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। तो आप बता सकते हैं यहाँ लघु त्रिज्यखंड कौन सा है? ये पूरा हिस्सा, क्योंकि ये दिखने में छोटा है तो ये लघु त्रिज्यखंड है। इसी प्रकार से ये पूरा बचा हुआ हिस्सा दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, इन दोनों का फर्क आप समझ गए होंगे। यदि किसी वृत्त को यूं काटा जाए किसी जीवा की सहायता से, तो जो दो हिस्से बनेंगे उन्हें हम कहेंगे वृत्तखंड। लेकिन यदि किसी वृत्त को त्रिज्याओं की मदद से काटा जाए, जैसे कि केक को काटा जाता है, तो उससे बने वाले टुकड़ों को हम कहेंगे त्रिज्यखंड। यह लघु त्रिज्यखंड और यह पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड। इसके साथ ही यदि मैं इस रेखा को यहाँ आगे बढ़ा दूं, केंद्र से निकलते हुए ये जाकर इस वृत्त को एक और बिंदु पर काटे, तो ये जो दो हिस्से बने इन्हें हम कहेंगे अर्धवृत्तीय क्षेत्र। ये पूरा वृत्त और उसका अभ्यंतर था वृत्तीय क्षेत्र, और अब इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है, तो इसे हम कहेंगे अर्धवृत्तीय क्षेत्र। अब ये जिस रेखा से बांटा गया है वह एक जीवा भी है और दो त्रिज्याएं भी हैं, तो यह अर्धवृत्तखंड है। तो चलिए अब हम जानते हैं अंतरित कोण के बारे में। मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं और उन्हें एक रेखा से मिलाया गया, और इस रेखा से अलग कोई और बिंदु है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए इस रेखाखंड का नाम है AB और ये तीसरा बिंदु है C। अब यदि मैं AC को मिला दूं और यहाँ से BC को मिला दूं, तो जो कोण इस C बिंदु पर बना इसे हम कहेंगे AB द्वारा C पर अंतरित कोण। यानी जब कोई रेखाखंड के दोनों छोरों से किसी और बिंदु को मिलाया जाता है तो उस पर बनने वाला कोण उस रेखा द्वारा अंतरित कोण कहा जा सकता है। तो यह कोण AB द्वारा C पर अंतरित कोण है। तो ये देखिए एक और वृत्त, और ये इसका केंद्र है O। मान लीजिए मैंने इस पर एक जीवा बनाई AB और OA को मिलाया और OB को मिलाया, तो बताइए कि AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है? यहां मान लीजिए इसका नाम है कोण 1। यहां पर है एक लघु चाप AB और एक दीर्घ चाप मान लीजिए ACB। अब यदि इस C बिंदु को A से मिलाऊं और C बिंदु को B से भी मिलाऊं, तो ये जो कोण है यह कोण भी AB द्वारा ही बनाया गया है, किंतु इसे वृत्त की दीर्घ चाप पर बनाया गया है। यानी कोण ACB है AB द्वारा दीर्घ चाप पर अंतरित कोण। तो क्या हम ऐसे ही लघु चाप पर भी एक कोण बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ है एक बिंदु D, B को D से मिलाने पर और A को भी D से मिलाने पर,
एक कोण प्राप्त हुआ, यहाँ कोण ADB। तो कोण ADB AB द्वारा लघु चाप पर अंतरित कोण है। आशा है आप समझ गए होंगे अंतरित कोण। आइए अब देखते हैं कि जीवा की लंबाई कोण पर क्या असर डालती है। मान लीजिए एक बड़ी सी जीवा ली जाए, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण कैसा होगा। मान लीजिए इसका नाम है AB, तो कोण AOB को देखिए। अब मान लीजिए एक छोटी सी जीवा ली जाए, बस इतनी, C और D। अब OC को मिलाने पर और OD को मिलाने पर CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है यहाँ। मान लीजिए इस कोण का नाम है 1 और इसका नाम है कोण 2। तो बड़ी जीवा यानी AB द्वारा बनाया गया कोण और इस छोटी जीवा यानी CD द्वारा बनाया गया कोण, उन दोनों को ध्यान से देखिए। कौन सा कोण बड़ा है? कोण 1 ही बड़ा है। यानी यदि जीवा बड़ी होगी तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बड़ा होगा। यदि जीवा छोटी होगी तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी छोटा होगा। अब मान लीजिए कि दो जीवाओं की लंबाई बराबर हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? उनके द्वारा अंतरित कोण कैसे होंगे? यदि जीवाएं बराबर हैं तो उनके द्वारा अंतरित कोण भी बराबर होंगे। तो यह काम आप स्वयं करके देखिए। एक वृत्त बनाइए, उसकी बहुत सी जीवाएं बनाइए, कुछ बराबर, और फिर उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोणों को माप कर देखिए। बराबर जीवाओं द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। यही इस पाठ की पहली प्रमेय भी है 10.1, जो कहती है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। और इसका विलोम भी सत्य है, यानी प्रमेय 10.2, जो कहती है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। यदि प्रयत्न करेंगे तो इन दोनों बातों को आप बहुत ही आसानी से सिद्ध भी कर लेंगे। करके देखिए। यदि मुझसे सहायता चाहते हैं तो मैं एक हिंट देती हूँ कि वृत्त की त्रिज्या एक बहुत मजेदार चीज है, आपके काफी काम आ सकती है। अब तो आप इन दोनों प्रमेयों को अवश्य ही सिद्ध कर लेंगे। करके देखिए।